हम बात करने वाले एक छोटा सा टॉपिक है रिफ्रैक्शन में लेटरल स्लैब के कारण लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वो करा देता हूँ। उसके बाद हम धीरे धीरे ना लेंसेज की तरफ बढ़ेंगे, बट लेंसेज की तरफ बढ़ने से पहले हमें ना अभी जितना भी हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा था वो एक प्लेन सरफेस के थ्रू पढ़ा था, जिसका फॉर्मूला क्या था, डी एपरेंट दिस इज इक्वल्स टू डी रियल बाय म्यू फ्रॉम टू। फ्रॉम का मतलब इंसिडेंट रे कहाँ से आई है, इंसिडेंट रे कहाँ से आएगी जहाँ ऑब्जेक्ट होगा, और टू का मतलब रिफ्रैक्शन होने के बाद कहाँ पे गई है, वो हम लोगों को समझ में आ गया। फिर हम लोगों ने बहुत बेसिक सा बाइफरकेशन देखा था इसमें, फिर TIR देख लिया। TIR में हम लोगों को समझ में आ गया कि एंगल I शुड बी ग्रेटर देन C, और ये TIR तभी पॉसिबल होगा जब रेज कहाँ से कहाँ जाएगी, डेंसर मीडियम से। आज हम पहले एक बार लेटरल डिस्प्लेसमेंट कर लेते, बहुत छोटा सा टॉपिक है, समझ में एक बार। देखो थ्योरी पेपर है हमारा, तो प्रूफ आ सकती है आपकी बारी, तो थोड़ा सा ना टाइम निकाल के प्रूफ पे भी ध्यान देना, और न्यूमेरिकल पोर्शन को तो वैसे ही कंटिन्यूएशन में रखना। अब आपको देखो हमने बोला कि हमारे पास एक ग्लास स्लैब है बच्चों, ठीक, और ये इसकी थिकनेस है T। अब इसमें ना एक ये मीडियम 1 मान लेते M1 और ये मीडियम M2 मान लेते। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, इधर भी एयर है इधर भी एयर है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1 ही रहेगा। पास समझ में आया? अब देखो क्या हुआ, यहाँ से हमारे पास एक इंसिडेंट रे आई। अब अगर ये ग्लास स्लैब ना होती तो बताओ ये नीली वाली लाइट किधर जानी थी, सीधा निकल जानी थी, तो इसको सीधा ड्रॉ कर दो पहले। कुछ नहीं, फ्रिक्शन है। हाँ ऐसे क्या फ्रिक्शन ही तो होती है, और तुम्हें क्या लग रहा है और कहीं से निकल रही है आवाज, फ्रिक्शन ही था भाई। चलो, और मूली के पराठे का हम खाया करता हूँ। देखो ये नॉर्मल। अब बोलो लाइट रियल मीडियम से तो किधर जाएगी, बहुत बढ़िया। अरे मुझे यकीन तो है, तुम नाम तो डुबाओगे, इतना जल्दी डुबा दोगे उसका यकीन नहीं था। कहाँ जाएगी बताओ, टुवर्ड्स दी नॉर्मल, ये टुवर्ड्स दी नॉर्मल ऐसे, ठीक। अब इसमें डेविएशन निकालना चाहिए, तो जहां ओरिजिनलिटी में वो जाना चाहती थी और टकराने के बाद दूसरे मीडियम में एंटर करिए, वो कहाँ गई, लाल वाली, तो ये वाले एंगल को हम डेविएशन एंगल भी बोल देते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। याद है, वहां पे रिफ्लेक्शन में भी निकाला था, ऐसे यहाँ पे रिफ्लेक्शन में भी निकाल सकते, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। दिस इज एंगल I, दिस इज एंगल R, और दिस इज डेल एंगल। अगर चाहे तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पहली बात तो अगर ये एंगल I है नीले और काले वाले के बीच में, तो नीले और काले वाले के बीच में ये भी क्या है, I, तो डेल को मैं क्या लिख सकता हूँ बाबू, I माइनस R, पक्की बात है। अब देखिए ये लाल वाली किधर जाना चाहती थी, सीधा, बट फिर मीडियम चेंज हो गया, ये सीधा जाने चाहती थी, अब कहाँ जाएगी, डेंसर टू, तो टुवर्ड्स द अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब कहाँ जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। वेरी गुड, कह रहे तुम पढ़ाने वाले ऐसे हो, मैं क्या करूं, ठीक है। अवे फ्रॉम नॉर्मल का मतलब ये ऐसे चलेगी। अच्छा एक चीज समझना, ये जो रे ओरिजिनलिटी में आती ना, और ये वाली रे निकलने के बाद दोनों पैरेलल हो जाएंगे, होती है अगर मीडियम सेम है तो। हाँ यहाँ तूने वोटर डाल दिया तो अलग कंडीशन हो जाएगी, फिर पैरेलल होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकती। बट ये पक्की बात है, अगर एक स्लैब को दोनों तरफ मीडियम सेम है, तो जो रे आ रही थी इंसिडेंट, और जो ये रिफ्लेक्शन होगी निकलने वाली रे, एमर्जेंट रे बोलते हैं इसको, एमर्जेंट, ठीक है, ये दोनों पैरेलल ही होती हुई दिखाई देगी आपको। चलो अब क्या करें सर, अब हमें ना लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो कुछ मत करो, ये जहां से निकली है ना, इसके फुट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो जो ओरिजिनलिटी में आना चाहती थी, तो दिस इज बेसिकली जो हमें कैलकुलेट करना है x। अब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये 90 डिग्री बन गया, 90 डिग्री बन गया। अब देख हमें क्या क्या पता है, हमें I पता है, हमें R पता है, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, हमें T पता है, हमें x निकालना है। क्या पर निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले तो जहां पर भी रिफ्रैक्शन हुआ है बाबा, वहां पे चाहे क्वेश्चन में जरूरत हो मत हो, अभी प्रैक्टिस के लिए स्नेल्स लॉ तो लगा के बैठ जाओ, जरूरत पड़ेगी तो ठीक, नहीं पड़ेगी तो छोड़ देंगे। लगाओ स्नेल्स लॉ, यहाँ पे आती है μ1 sin I, μ1 sin I is equals to μ2 sin I, परफेक्ट।
अब सोच, अगर मैं इस वाली नॉर्मल तो सीधा लंब कर दें, अब मुझे x निकालना है बच्चों, तो x निकालने के लिए ये ट्रायंगल ए मान लिए, ट्रायंगल बी मान लिए, ट्रायंगल सी मान लिए, ट्रायंगल डी मान लिए। देख ध्यान से, इन ट्रायंगल एसीडी है ना, ट्रायंगल एसीडी में मुझे x निकालना है। अब बात ये आ गई, ना तो मुझे AC पता, ना मुझे AD पता, मुझे I माइनस R पता है, वो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ क्योंकि मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होगा, यानी वी सिंपली से mu2 by mu1 इज इक्वल टू sin I by sin R। चलो हम कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब दिक्कत ये आ गई कि इन दोनों में से कोई साइड पता नहीं, और राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक एंगल और एक साइड पता होनी चाहिए या दो साइड पता होनी चाहिए, तब जाकर हम तीसरी साइड को निकाल सकते हैं। नाउ व्हाट टू डू। तो ध्यान से देख, अब थोड़ा सा वो लगाना है आपको कि सर ACD, ट्रायंगल ACD में और ट्रायंगल ABD में एक लाइन कॉमन आ रही है AD, तो यहाँ से x को AD की टर्म्स में निकाल लो और यहाँ से AD को, ये जो थिकनेस गिवन है उसकी टर्म्स में निकालो, फिर दोनों में से AD को एलिमिनेट कर सकते हैं। ऐसे तो पॉसिबल है, नहीं समझेगी? देखो दोबारा, ACD में से x निकाल लो इन टर्म्स ऑफ AD, और ABD में से AD को निकालो इन टर्म्स ऑफ T, क्योंकि T पता है हमें, ना हमें AD पता, ना हमें AC पता। यहाँ पे x को अगर मैं ACD टर्म्स में निकाल भी लूं तो x को एलिमिनेट नहीं कर सकता, बट यहाँ से AD को एलिमिनेट कर सकता हूं मैं, क्योंकि T पता है यहाँ पर। तो देख, इन ट्रायंगल ABD, बोलो AD, ये AB, ये 90 डिग्री, ये बेस बना, ये परपेंडिकुलर बना, ये हाइपोटेन्यूज बना। बोलो क्या लगा सकता हूँ, मुझे बेस पता है, मुझे हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज cos ऑफ r। बेस की वैल्यू देखो t, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू AD, दिस इज इक्वल्स टू cos ऑफ r, cos ऑफ मतलब AD की वैल्यू निकाल लो, T बोले तो डिवाइडेड बाय cos ऑफ r। चलो ये तो हमें समझ में आ गया, बट हमें ये थोड़ी ना निकालना है, हमें तो x निकालना है। तो यहाँ से देखो, इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD, बोलो x, ये क्या बन गया बच्चों, ये बना आपका बेस, ये बना परपेंडिकुलर एंड ये बना हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, P बाय H क्या बना, sin I माइनस R, या डेल बोल दो, व्हाटएवर यू वांट टू फील लाइक गुड। तो यहाँ से x बाय H बोले तो x बाय AD, दिस इज इक्वल्स टू sin, जादू दिखाऊंगा ये, कभी सुनना, 2 मिनट देखिए, जादू दिखाऊंगा एक, देखो AD उठाओ, x की वैल्यू रखो, sin ऑफ I माइनस R, x की वैल्यू को देखो, T बाय cos ऑफ R sin ऑफ I माइनस R। ठीक है बच्चों, मानो खड़ा हो जा, रिपीट कर। देखो अभी अपन पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेसेस। ठीक है बच्चों, मतलब क्या, देखो अभी हम लोगों ने रिफ्रैक्शन का फिनोमिना पढ़ा एक प्लेन सरफेस के लिए। अच्छा, प्लेन सरफेस है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलो, इंफिनिटी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसके लिए एक ही फॉर्मूला था, सारे के सारे जो डिस्टेंसेस थे वो यहां से मेजर करे जाएंगे, और डी अपेरेंट इज इक्वल टू डी रियल बाय म्यू फ्रॉम 2। ठीक, आप सुन, कर्व्ड सरफेसेस में हमारे पास दो सरफेसेस होते हैं बच्चों, या तो कॉनकेव कर्व्ड सरफेस या कॉन्वेक्स। नाउ हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि कौन सा कॉनकेव है कौन सा कॉन्वेक्स है, बस इतना सा याद कर दे, याद करने का तरीका, जिधर सिल्वरिंग होती है ना मिरर्स में, वो वाला पार्ट आंसर मान ले, खत्म। सिल्वरिंग जिधर होती है वो वाला पार्ट कौन सा मान ले। तो अगर मुझे कॉनकेव सरफेस बनाना पड़ेगा, कॉनकेव, ध्यान से देखियो, इधर सिल्वरिंग होती है कॉनकेव में, कॉन्वेक्स में, तो ये वाला मीडियम है डेंसर मीडियम, कौन सा मीडियम, और ये वाला, तो ये बन गया मेरे लिए कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कॉनकेव में बताओ किधर होती है सिल्वरिंग,
पीछे। तो ऐसा सरफेस कौन सा बन जाएगा बच्चों? कॉनकेव। ये कौन सा? डेंसर। और ये सिंपल। 6 केसेस है, रिजल्ट 1। रिजल्ट याद कर लो, सभी के सभी याद करेंगे। हाँ, μ2 by v माइनस म्यू फ्रॉम बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस म्यू फ्रॉम बाय r। फ्रॉम का मतलब कहां से आई, 2 का मतलब v का मतलब इमेज का डिस्टेंस, u का मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, r का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। जल्दी बोलो, फ्रॉम का मतलब, फ्रॉम का मतलब कहां से आई, 2 का मतलब वेरी गुड। रिजल्ट रिवाइज करो, μ2 by v minus μ from by u equals to μ2 minus μ from by r। एक चीज और, जो यहाँ पहले होगा वो यहाँ पहले होगा, जो बाद में वो बाद में। अब ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद कर, सबके लिए एप्लीकेबल, सब दोनों 6 के सीधे टोटल मिला के 1 कराऊंगा, बाकी रिजल्ट विल रिमेन सेम। अब तुझे बस इतना याद रखना है कि तेरे लिए रिफ्लेक्शन कहां से हो रही है, फिनोमिना ये रहा, या तो ये होगा या ये होगा। अच्छा एक और बताओ, ये दोनों रिजल्ट सेम है बाबा, दोनों रिजल्ट सेम है। क्यों सेम है, ध्यान से देख। यहाँ पे डी अपरेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, डी अपरेंट क्या था मेरा, इमेज ही तो था लास्ट में, तो डी अपरेंट कौन है मेरा, v, और डी रियल कौन है बाबू, u, ऑब्जेक्ट था जो, डिवाइडेड बाय म्यू फ्रॉम 2। आ जाओ, जो कि प्लेन सरफेस के लिए रेडियस इनफाइनाइट होता है, तो 1 by infinity 0। अरे सारे बोलो 0। तो इसी वाले केस को अगर कर्व सरफेस होगा तो ये रिजल्ट लेके चलेंगे। इसी को अगर मुझे प्लेन में कन्वर्ट करना है तो r की वैल्यू को इनफाइनाइट पुट करो, तो देखो μ2 by v इज इक्वल टू, वो 0 हो जाएगा, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, म्यू फ्रॉम बाय u। नहीं आया बाबू, अपन को v निकालना है, तो v को इधर लेके आ जाओ, u को इधर लेके आ जाओ, तो v दिस इज इक्वल टू u इनटू μ2 by म्यू फ्रॉम। ध्यान से देख, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट सेम ही तो है भाई, μ2 by म्यू फ्रॉम, ऐसे तो लिखोगे ना इसको। अरे बोल भाई, yes, पक्का। तो रिजल्ट तो एक ही है, रिजल्ट तो एक ही है। अब देख कैसे प्रूफ अभी करा रहा हूं, एक न्यूमेरिकल कराता हूं इससे। हाँ देख कैसे, हमसे बोला गया मेरे पास ना एक स्फेरिकल, एक सिलेंड्रिकल ग्लास, वो है सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब, क्या है, सब बच्चे रिप्लाई करेंगे, क्या है, ग्लास है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया 3/2। क्या दे दिया, 3/2। ठीक है, बोला गया कि जो ये सिलेंड्रिकल ग्लास थी ना बच्चों, इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू बना रहा हूं, तो मुझे एक सर्कल दिखाई देगा। हाँ, तो ये एक सर्कल दिखाई दिया ऐसा, ऐसा, इसमें से ना ये वाला एक क्वार्टर बाहर निकाल लिया, ठीक, यहां पे रख दिया। डन है, ये क्या होगा, सेंटर, और ये क्या हुआ, रेडियस। आराम से सुन, बिल्कुल तसल्ली से, तुझे फील आ जाएगी कि अच्छा ऐसे करना है, बस खत्म। बोला गया यहां से mr दूरी पर, यहां से mr दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अपन का 3/2। तो रे डायग्राम क्या है, तो यहां से रे डायग्राम क्या पहले, और जब इस कर्व्ड सरफेस से रे डायग्राम, जब कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्टेड रे निकली ना, दिस रे बिकम्स पैरेलल टू ये वाली रे जो प्रिंसिपल एक्सिस यू कैन सी, इसके पैरेलल हो गई है, ठीक है। तो बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। नाउ व्हाट टू डू, बस तू तरीके से सुन कैसे करना है। अभी पहली बात तो रिफ्लेक्शन का केस है, कोई रिफ्लेक्शन तो नहीं होने वाला यहाँ पर। नाउ कैसे करें सर, देख ये कौन है, ऑब्जेक्ट। एक चीज और समझ बाबू, ये r और ये m इंटू r, ये r और ये m इंटू r कंपेरेबल है सर। मतलब हम ये नहीं कह सकते ये बहुत छोटा है ये बहुत बड़ा है ना। तो ऐसा आ सकता है कि भाई ये हो सकता है 1.5 हो, 1.5 ये 2 हो जाए, तो 1.5 और 2 के कंपैरिजन में हम किसी को नेग्लिजिबल नहीं कर सकते। तो जब भी आपके पास जो विड्थ है, विड्थ ऑफ द ये लेंस, अब ये बेसिकली लेंस बन गया, लेंस टाइप का बन गया है ना, तो जब भी ये विड्थ ऑफ द लेंस कंपेयर मतलब नेग्लिजिबल ना आए,
तो हमें डबल रिफ्रैक्शन यूज करना होता है। क्या यूज करना होता है? डबल रिफ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ सर? यहाँ सिंपल ये बता, जब यहाँ से ऑब्जेक्ट ओ से रे गई तो सबसे पहले कौन से फेस पे स्ट्राइक किया? प्लेन। तो सिंपल सी बात है, भूल जाओ उसको। सिंपली इसके लिए प्लेन सरफेस वाला फॉर्मूला लगाओ। कौन सा? डी अपरेंट डी वी एल म्यू फ्रॉम टू। भाई साहब रिपीट करोगे तो अच्छा लगेगा। अब इस प्लेन भूल जाए सर, कर्व सरफेस को भूल दो 2 मिनट के लिए। बस ये बता प्लेन सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? एमआर। कहाँ रखा हुआ है? कहाँ रखा हुआ है? खत्म। तो लगाओ फॉर्मूला, देख आंसर निकलता है। तो अगर मैं प्लेन सरफेस की बात कर रहा हूँ, इसको मैं सरफेस नंबर S1 मान लेता हूँ, इसको नंबर मैं S2 मान लेता हूँ। और जब तक उसमें ना लिखा है ना कि थिन लेंस है, तो तू मान के चलना कि तेरे लिए डबल रिफ्रैक्शन हो सकता है। तेरे लिए डबल रिफ्रैक्शन हो सकता है। आ जाओ भैया, बाबू करियो प्लीज। जो बोल दे बोल दिया। हाँ अब सुन, समझ में आई? तो फोर्स सरफेस S1 के बारे में चर्चा करो बस अब। ठीक है, प्लेन सरफेस के लिए सारे डिस्टेंसेस कहां से मेजर करेंगे? सरफेस से। तो इसके लिए MRU बना। डन है बाबा? आओ चलो। तो डी अपरेंट अपन को निकालना है, यानी डी अपरेंट या वी बोलो, वट एवर यू फील लाइक गुड। तो मैं तो डी अपरेंट से ही कर देता हूँ। हाँ, डी अपरेंट हमें निकालना है। डी रियल अपन को पता है M into R इधर है, तो नेगेटिव ले लो भले ही, माइनस का MR म्यू फ्रॉम का मतलब कहां से आई? 1। 2 का मतलब कहां को गई? तो म्यू 2 ऊपर आ जाएगा, तो 3/2 म्यू 2/, तो 3/2 एज इट इज। यानी इतना मुझे समझ में आ गया कि इमेज नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब इधर ही बन रही है। कहां पर बन रही है? 3/2 MR, यानी यहां से ये जो डिस्टेंस होगा, ये I' मान लो या I1 मान लो, यू कैन से। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस बोल बाबू कितना बना? 3/2 M/R। अब प्लेन सरफेस का काम खत्म। अब ये वाला जो I1 है, ये सेकंड सरफेस के लिए क्या काम करेगा? ऑब्जेक्ट। अब सेकंड सरफेस कर्व्ड सरफेस है, सारे के सारे डिस्टेंसेस कहां से मेजर करेंगे कर्व्ड सरफेस में? पोल। और ये उसका पोल रहा। भूल गए हो भाई साहब? भूल गए इसको, अब खत्म। अब देख इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां पे बना? R प्लस 3/2 MR। ये तो बन गया U। फॉर्मूला ये लगेगा μ2/v minus μ from by u equals to μ2 minus μ from by r। खत्म है। देखो अब ये बताइए, दो रेज अगर पैरेलल जा रही है तो इमेज कहां बनती हुई दिखाई देगी? वेरी गुड, कहां बनती हुई दिखाई देगी? चलो स्टार्ट करें। नाउ फॉर S2 सरफेस, अभी भी ये डायरेक्शन तू पॉजिटिव ले ले और वो डायरेक्शन, सॉरी ये डायरेक्शन नेगेटिव और वो डायरेक्शन, ये समझ में आ रहा है ना? पॉजिटिव नेगेटिव पोल पे खड़े होके देखेंगे किधर जा रही है इंसिडेंट है, जिधर जा रही है इंसिडेंट है, वो सारे के सारे बाकी दूसरे नेगेटिव। अब जल्दी μ2 2 1 भाई बाहर जा रही है ना, तो 1/इंफिनिटी। इंफिनिटी क्योंकि फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनने वाली है। माइनस ऑफ म्यू फ्रॉम 3/2, u इधर है माइनस का कितना? 3/2 MR प्लस R। 3/2 MR प्लस R नहीं आया, इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3/2। R इधर है बाबू, नेगेटिव R। अरे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है ना, तो इस डायरेक्शन को आपने नेगेटिव माना ना बच्चों, और ये डायरेक्शन चलो 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 चलो, तो माइनस सॉल्व करो, देख क्या हुआ। वहां से बचेगा -1/2, नीचे बचेगा 1, माइनस 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 कैंसिल आउट, तो ये बना 1/2 R, ये तो बना 1/2 R। नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा? साइड हो जा, कोई दिक्कत नहीं। इधर देख, माइनस माइनस प्लस, ये फैक्टर 0, ये कितना आ गया? 2R ऊपर खत्म हो गया, तो ये ऊपर ने मारा 3/3MR प्लस 2R इज इक्वल्स टू 1/2R। सोल्व कर ले भाई, m की वैल्यू r की टर्म्स में आती दिखाई दे जाएगी आपको। मजा आया नहीं ऐसा?
मैं आप समझे तरीका क्या बता रहा हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं न्यूमेरिकल कैसे भी बना सकते हो बोलो, आपको तो सिंपल सी ये अप्रोच लगानी है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, रिफ्लेक्शन पहले कौन से सरफेस के थ्रू होगा, प्लेन सरफेस है तो अपन को इसके साथ जाना है, कर्व्ड सरफेस है तो अपन को इसके साथ जाना है, डबल रिफ्रैक्शन अगर आप लगा रहे हो तो पहला जो ऑब्जेक्ट होगा सरफेस नंबर 1 के लिए उसके इमेज निकालो, जो इमेज बनेगी सरफेस नंबर 1 के लिए वो ऑब्जेक्ट बनेगा सरफेस नंबर 2 के लिए, एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट इमेज फॉर सरफेस नंबर 2। फॉर्मूला बोलो दोनों के लिए, प्लेन सरफेस के लिए पिंक का जल्दी बोल, प्लेन सरफेस के लिए रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला म्यू डी अपरेंट दिस इज इक्वल्स टू डी फ्रॉम, कर्व सरफेस के लिए mu by b minus mu by b equals to mu minus mu from by r। देखो अब सुनो, इसमें ना एज फार एज योर सीबीएसई इज कंसर्न तो इसमें कुछ एजम्पशंस भी होती हैं, वो एजम्पशंस हमें लेनी पड़ेगी। 3 पॉइंट्स में पूरा डेरिवेशन खत्म है, ठीक है। और ऐसे 6 रिजल्ट्स है आपकी बुक में, एक करा रहा हूं, बाकी रेस्ट ऑफ दी 5 कल आपको करके आना। सुनो, तो हमें बात करनी है रिफ्लेक्शन थ्रू कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, है ना, इनको वो भी बोल देते हैं थे एसआरएस, स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, कॉन्केव या कॉन्वेक्स। तो हमें सबसे पहले कर लेते हैं, चलो कि मेरे पास एक कॉन्वेक्स सरफेस है और यहीं से हम लेंस मेकर फॉर्मूले का प्रूफ भी देखेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हमारी ऑप्टिक्स का। तो ये हमारा रेयर मीडियम एंड दिस वन इज डेंसर मीडियम, एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 हैगा, ये μ2, ये पोल हो गया इसका, और यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। चलो अब सबसे पहले एजम्पशन क्या है बच्चों, जो ये अपर्चर है दिस शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। अपर्चर छोटा होने का मतलब समझ में आ गया कि जो रेज आएंगी दैट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और जितनी रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होंगी, बहुत अपर्चर बहुत छोटा है तो वो उतनी ही पैराएक्सियल रेज की तरह बिहेव करेंगी, और पैराएक्सियल रेज होंगी तो आई आर बहुत छोटे छोटे एंगल होंगे। अगर आई और आर बहुत छोटे छोटे एंगल होंगे तो साइन आई को आई बी और साइन आई को टेन आई बी हम लिख सकते हैं। पहला एजम्पशन तो ये अपर्चर छोटा होना चाहिए। दूसरा कि जो ऑब्जेक्ट होगा ना बच्चों वो प्रिंसिपल एक्सिस पे रखो, ठीक है। दूसरा एजम्पशन ये। चलो अब ये प्रिंसिपल एक्सिस पे रखते हैं तो क्या करो, रेज निकालो। इमेज बनाने के लिए 2 रेज चाहिए, एक तो ये निकाल दो बच्चों नॉर्मली, तो सीधी जाएगी, सीधी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी निकालो, यहां पर गई बच्चों, ये जाना सीधा चाहती थी बेचारी, बट ये कमबख्त दुनिया सीधा जाने नहीं, तो क्या करो, रेयर से डेंसर किधर जाएगी, अब टुवर्ड्स द नॉर्मल में स्फेरिकल मिरर याद करो, नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते थे, रेडियल लाइन। तो इसका सबसे पहले देख सेंटर किधर आएगा, जिधर कर्वेचर साइड होती है उधर सेंटर, तो यहाँ पे इसका कर्वेचर मान लो सी, ये पोल। बोल यहाँ तक कोई दिक्कत। अब सिंपली एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो, यानी यू हैव टू ड्रॉ अ रेडियल लाइन, और ये रेडियल लाइन ड्रॉ कर दी हम लोग, दिस इज नॉर्मल। तो जो भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की जा रही है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो नॉर्मल ये है। तो अभी के लिए अपन लोगों ने इसको बिल्कुल ऐसा मोड़ दिया नॉर्मल। तो देखो क्या रियलिटी में ये रे यहां से गई थी, बिल्कुल। रिफ्लेक्शन के बाद क्या रियलिटी में लाल ये ब्लैक वाली और नीली वाली यहाँ सच में मिली है, हाँ। तो इमेज कैसी बनी बच्चों, रियल। कैसी बनी, इसमें ये केस है रियल इमेज के लिए, एक केस होता है वर्चुअल इमेज के लिए। वर्चुअल इमेज में क्या होता है, वो ठीक है वो इतना बैंड नहीं कर पाती। सुनना ध्यान से, कैसे पता लगाना हमें, सिंपली जहां पर भी आपकी लाइट इंसिडेंट हुई थी ना, इस पॉइंट पे लेट अस सपोज इस पॉइंट का नाम m डाल दिया मैंने। यहां क्या करो, m पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये ली। अब सुनना, अगर रिफ्रैक्शन इस लाल वाली मतलब इस ब्लैक वाली जो ओरिजिनल पार्ट था इसका और इस नीले वाली के बीच में यहां पर कहीं पर हुआ, तो क्या यहाँ पे आने वाली रे ये वाली और ये वाली रे कभी भी मिलती हुई दिखाई देगी? तो ये किधर मिलती हुई दिखाई देगी? तो इमेज कैसे बनेगी? सारे बोलो। और इसके नीले वाली के नीचे रिफ्रैक्शन हो गया तो रियल। बात समझ में आ गई? इसमें 2 केसेस चलेंगे, 1 फॉर वर्चुअल और 1 फॉर रियल। वर्चुअल समझ में आ गया कब, जिस पॉइंट पे टकराई उससे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो,
अगर रिफ्रैक्शन इस काले वाले और नीले वाले के बीच में हुआ तो वर्चुअली में उसके नीचे हुआ तो क्या ये चीज समझ में आई? अभी के लिए मैं इस वाले पार्ट को हटा देता हूँ, है ना, इसकी भी कोई जरूरत नहीं, बट तो ये समझ में आ गया ना ये होना है ऐसे। चलिए अब कुछ भी मत करो। ये एंगल क्या बना बच्चों? नॉर्मल इंसिडेंट, नॉर्मल रिफ्रैक्टेड, ये क्या बना? आर। इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगाओ जल्दी। सबसे पहला स्टेप यही है, अप्लाई स्नेल्स लॉ। अप्लाई, जल्दी जल्दी बोलेंगे, थोड़ा उतनी जल्दी काम करेंगे। स्नेल्स लॉ जल्दी बोलो बच्चों। म्यू1 sin i, ठीक है, जो कि अपन को पता है वी आर डीलिंग विद पैरा एक्सियल रेज। जल्दी बोलो, क्या मैं sin i को i लिख सकता हूँ? हाँ, वी आर डीलिंग विद very good para-axial rays, therefore mu1 I must be equals to mu2 R। मैं फिर कह रहा हूँ पांचों के पांचों केसेस में आपको सेम प्रोसेस लगाना, सेम, कुछ नहीं करना। देख हो गया इतना। अब दिस इज योर अल्फा, मान लिया प्रिंसिपल एक्सिस और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल अल्फा, एथे बीटा और ये गामा। नाउ सेकंड स्टेप देखो, व्हाट यू हैव टू डू, write down I and R in terms of अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक, आप देखो एक और एजम्पशन, यहाँ सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे? पोल। बट अभी हम क्या करें, एक एजम्पशन ले कि M से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है बाबू प्रिंसिपल एक्सिस पे एट पॉइंट P डैश, such that P and P dash are very very close to each other। मतलब जो डिस्टेंस मैं पहले P से मेजर कर रहा था वो कहाँ से मेजर कर रहा था? assumption है ये करने के अपन लोग। चलो अब सोच के देख, अब एक एक्सटीरियर प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कि सम ऑफ मतलब जो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। देखो ध्यान से, अब ना कैसे पता लगाना है, इधर देख ध्यान से। आई देख, आई किन किन दो लाइनों के बीच में बना है, एक लाल वाली और एक काले वाली। तो लाल वाली को पीछे लेके आओ, सी पे मिलेगी, और काले वाली को पीछे लेके आओ, ओ पर मिलेगी। तो इन ट्राइंगल OMC आई को क्या लिख सकता हूं? अल्फा प्लस, हाँ, इन ट्राइंगल OMC आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। बोल यहां तक कोई दिक्कत? अब देख आर किस किस को मिलके बना है? काले वाली और, तो देख काले वाली इस पॉइंट पे मिली है और लाल वाली इस पॉइंट पे मिली है, तो ट्रायंगल देख CMI, इन ट्रायंगल, जल्दी बोलो बाबू क्या करें? बीटा दिस इज इक्वल टू R प्लस गामा, बीटा दिस इज इक्वल टू R प्लस, यहाँ से R की वैल्यू निकाल, बीटा माइनस गामा, यहाँ से I की वैल्यू ये आ गई। अब इस I और R की वैल्यू को उठा के पहले इक्वेशन में रखो, mu1 I की वैल्यू रखो, अल्फा प्लस बीटा दिस इज इक्वल टू mu2 बीटा माइनस गामा। बोल यहाँ तक आए नहीं है, बस कर। अब क्या करना सर? करना कुछ है नहीं सर। अब अल्फा बीटा को है ना, देखो बीटा बीटा सेम है, तो बीटा को एक तरफ ले, अल्फा बीटा अल्फा गामा को एक तरफ, mu1 अल्फा। अब ध्यान से देख, इधर से mu2 गामा आएगा, तो mu2 गामा उधर जाके प्लस हो गया, प्लस mu2 गामा दिस इज इक्वल टू mu2 बीटा इधर ही है, माइनस mu2 बीटा। अच्छा बीटा मैं बाद में कॉमन ले लूंगा, इधर आके माइनस mu1 बीटा है ना, तो माइनस mu1 बीटा कॉमन ले लो। अब सिंपल देखो, जो कि मेरे पास अल्फा बीटा गामा भी छोटे छोटे एंगल है, तो अल्फा बीटा गामा छोटे, तो मैं अल्फा को क्या लिख सकता हूं? tan अल्फा प्लस mu2 टेंजेंट गामा is equals to mu2 minus mu1 by tan बीटा। अब ध्यान से देखो बाबा, MP dash O राइट एंगल ट्रायंगल है, MP dash O, तो अल्फा को क्या लिख सकता हूं? MP dash by P dash O। tan अल्फा को देखो क्या लिख सकते हो? MP dash by P dash O प्लस mu2 टेंजेंट गामा देखो, MP dash by P dash I। अरे आ रहा है समझ? MP dash by P dash I, mu2 minus mu1 tan बीटा, MP dash by P dash C, MP dash by P dash C,
MP dash कैंसिल आउट। बस नाउ व्हाट यू हैव टू डू, पोल पर खड़े होके हमने देखा कि रे इंसिडेंट इधर जा रही है तो तेरे लिए ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, बोल ये क्या बना ऑब्जेक्ट, तो U, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर तो रेडियस R, ये इमेज V, R और V पॉजिटिव और U सिंपली P डैश O ऑब्जेक्ट है, I इमेज है, C सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो U1 माइनस U, नहीं आया समझ, U इधर है ना बच्चों, प्लस mu2 by V, दिस इज इक्वल्स टू mu2 minus mu1 by R। रिजल्ट देख, यही तो था हमारा स्टैंडर्ड, क्या था mu2 by V minus mu from by U equals to mu2 minus mu from by R। 2 का मतलब कहाँ गई तो यहाँ पे लिखो mu2 by V माइनस कहाँ से आई mu1 by कहाँ mu2 minus mu1 by R। देखो रिजल्ट आया नहीं आया, चलिए जय हिंद जय भारत।